Hello students, so today we are going to move ahead. In the previous lecture we did talk about life processes, the different types of life processes, and today we would be talking in detail about the nutrition. ठीक है, so आज we would be talking about nutrition. Nutrition का definition अपन ने दे दिया था. The definition of nutrition has been given. Okay, the process through which the external food is taken inside the body, okay, that is termed as nutrition. And why do you need the food? Because that food is going to give us the energy. ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है. और nutrition में there are different modes of nutrition. previous lecture में बात कर रहे थे, there is autotrophic mode of nutrition and there is heterotrophic mode of nutrition. So we have autotrophic mode of nutrition and we have heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि जो autotrophic है that is the organisms which are able to make their own food, produce own food, खुद का खाना बनाते हैं. ओके, और यहाँ पे heterotrophic mode of nutrition में क्या है? Depend on food from other organisms. जिसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ह्यूमंस को ले सकते हो, आप एनिमल्स को ले सकते हो. सो वी हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वी हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक में क्या कहा गया है कि आर दी ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. और यहाँ पे क्या लिखा है कि हेटरोट्रॉफिक डिपेंड्स ऑन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए. तो यहाँ पे सबसे अच्छा एक एग्जांपल आप ले सकते हो, दैट इज प्लांट्स. ठीक है, और थोड़े बैक्टीरियाज भी होते हैं जो खुद क्या कर सकते हैं, खुद अपना खाना बना सकते हैं. ठीक है, सो आई रब दिस डाउन. हेटरोट्रॉफिक में आपने पहले देखा था कि देयर इज पैरासिटिक, देयर इज होलोजोइक एंड देयर इज सेप्रोफाइटिक. मैं फिर से मेंशन कर देता हूं. ओके, अगर फर्दर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो देयर इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर इज सेप्रोफाइटिक. ठीक है, विल डिस्कस देम. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस कैटेगरी, दैट इज ऑटोट्रॉफिक. So autotrophic वाले जो organisms है, they are able to produce their own food, but obviously they are going to use the raw materials. Produce their own food by using raw material. ठीक है, वो raw material यूज करके खुद के लिए खाना बनाएंगे. तो जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की मैं बात करता हूं तो आई टॉक अबाउट प्लांट्स. सो प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक. प्लांट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. और थोड़े बहुत बैक्टीरिया से जो खुद का खाना बना सकते हैं, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज केमोसिंथेटिक. फोटो की अगर मैं बात करता हूं तो फोटो वर्ड डील्स विद दी, वाले केस में डील्स विद लाइट, सनलाइट. और यहां पे केमो का मतलब क्या हो गया? केमिकल. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स खाना बनाते हैं बाय यूजिंग दी सनलाइट. देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो, बट सनलाइट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स. ठीक है, सो प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग सनलाइट, chlorophyll and water. By using sunlight, chlorophyll and water. ठीक है, केमोसिंथेटिक में क्या है? सो केमोसिंथेटिक में some bacteria are able to produce food by using, इसको यूज करेंगे केमिकल्स. केमोसिंथेटिक वर्ड है ना, केमिकल.
और यहाँ पे कौन सा केमिकल है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। क्या यूज किया जाता है, H2S। ओके, एंड H2S एंड वाटर। ठीक है, सो केमोसिंथेटिक भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है। फोटोसिंथेटिक खुद खाना बना रहे, केमोसिंथेटिक भी खुद खाना बना रहे, तो दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। बट केमोसिंथेटिक में कौन सी चीज है, केमोसिंथेटिक में बैक्टीरियाज है। कौन है, बैक्टीरियाज। फोटोसिंथेटिक में कौन है, प्लांट्स है। क्लियर है? सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड, and chemosynthesis is a process through which some of the bacteria they have the ability to produce their own food by using chemical। यहाँ पे सनलाइट यूज की जा रही है, यहाँ पे केमिकल यूज किया जा रहा है। मैंने केमिकल का नाम भी आपको बता दिया, H2S is the name of the chemical। ठीक है, चले आगे। So now we'll write down the reaction for photosynthesis। यार फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का अगर रिएक्शन लिखते हैं तो आपको याद रखना है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ CO2। ये सबको पता होना चाहिए कि प्लांट CO2 यूज करता है। CO2 के साथ प्लांट क्या यूज करता है, तो प्लांट यूज करता है पानी। CO2 के साथ प्लांट क्या यूज करता है, यूज करता है पानी यूज करता है। और जब ये दोनों चीज को प्लांट यूज करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या चाहिए प्लांट को, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट के साथ साथ एक और जो कंपोनेंट प्लांट को चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल। ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में प्लांट पढ़ा था, तो प्लांट में आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो दो चीजें लेगा प्लांट, CO2 लेगा एटमॉस्फेयर में से, पानी लेगा सॉइल में से। ओके, और क्या करेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो खुद के लिए खाना बनाता है। तो खाना क्या है यहाँ पे, सो वो खाना बनाता है, दैट इज C6H12O6 प्लस जो चीज बनती है दैट इज वाटर भी बनता है, मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है। और एक और चीज जो बनती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज। क्यों ग्रो मोर ट्रीज, बिकॉज प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट आपके एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ पोल्यूटेंट उसको यूज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा O2 में। और O2 तो अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन के बिना तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द रीजन प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट का ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, खाना बनाने का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हर एक प्लांट करता है। हर एक ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो क्या बनाएगा, वो O2 बनाएगा अपने लिए और खुद के लिए क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है C6H12O6, तो दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज है। दिस इज अ सिंपल फूड, दिस इज सिंपल फूड। अपन जो खाना कंज्यूम करते हैं वो कौन सा फूड होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ओके, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्लांट ने CO2 यूज किया, प्लांट ने वाटर यूज किया, प्लांट ने सनलाइट यूज किया, प्लांट ने क्लोरोफिल यूज किया और खुद के लिए क्या बनाया, खुद के लिए उसने बनाया ग्लूकोज। खुद के लिए क्या बनाया, ग्लूकोज। ठीक है, ये जो ग्लूकोज प्लांट ने खुद के लिए बनाया है, इससे प्लांट को क्या मिलेगा, इससे प्लांट को जब इसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, तो इससे प्लांट को मिलेगा एनर्जी, ATP मिलेगा। ATP की पहले बात अपन ने करी है। ATP इज व्हाट, ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर मेरे सेल को कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसे क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज ATP। ATP इज अ केमिकल एनर्जी, है ना। जैसे अपने घर पे कोई भी इक्विपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन एयर कंडीशनर, देयर इज अ फ्रिज, या फिर आपका मोबाइल फोन है, तो ये चीजें काम करती है ओनली एंड ओनली व्हेन इट गेट्स चार्ज और व्हेन इट रिसीव्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो प्लांट के केस में या फिर अपने केस में भी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो, अगर मेरे पास ATP नहीं है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं नहीं ठीक से काम कर पाऊंगा। तो आई नीड एनर्जी। ओके, सो प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज बनाते कैसे, वो ग्लूकोज बनाते यहां से, वाले प्रोसेस से बनाते। ठीक है, and when they get the energy they can perform all the biochemical biological activities।
ठीक है। सो प्लांट ने बनाया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मैं कंज्यूम करूंगा, दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। व्हेन यू ईट अ सब्जी, आप जब कोई सब्जी खाते हो, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हो, कैबेज खा लिया आपने, तो कैबेज के अंदर क्या है, कैबेज के अंदर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ जाता है। कैबेज के अंदर क्या है, ग्लूकोज है जो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, और फिर आप क्या करते हो, उस ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हो। ठीक है, तो प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया तो उसमें से प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बट जो ग्लूकोज बच गया उसको प्लांट स्टोर करता है। ओके, विल टॉक अबाउट इट। इतना समझ में आ गया। सो CO2 plus H2O gives in presence of sunlight chlorophyll, it gives glucose plus H2O plus O2, ठीक है, this is used by us। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, दिस इज स्केलेटल रिएक्शन, इसको मैं बैलेंस कर देता हूं। तो आपको याद रखना है कि 6CO2 plus 12H2, it gives one molecule of C6H12O6 and 6 molecules of H2O and 6 molecules of O2, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन जिसको आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। डन, समझ में आ गया। तो ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाएगी, और जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Clear? So this is the reaction, this is the photosynthetic reaction which has to be remembered by each and every one. Okay, so now moving ahead. अभी यहां पे प्लांट ने क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है, और ये ग्लूकोज किस प्रोसेस में काम में आएगा, तो ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाएगी, एटीपी बनाया जाएगा। पर अगर प्लांट ने काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया है और काफी ज्यादा ग्लूकोज बचा है प्लांट के पास, तो प्लांट क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। Excessive amount of glucose is stored in the form of starch. It is stored in the form of starch. मैं लिख देता हूं, excessive amount is stored in starch, is stored in the form of starch, ठीक है। यहां पे एक और बात आपको याद रखनी है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर। अगर प्लांट, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ग्लूकोज बनाया है तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर क्यों नहीं करता प्लांट। द रीजन इज ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करता बिकॉज ग्लूकोज इज सोल्यूबल, और प्लांट में काफी सारी एक्टिविटीज जो होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, ठीक है। तो अगर प्लांट ने ग्लूकोज के फॉर्म में खाने को स्टोर किया और पानी आया, तो पानी से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और फिर वो प्लांट से चला जाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्लांट ने क्या सोचा कि यार मैं ग्लूकोज के फॉर्म में अगर स्टोर करूंगा तो ग्लूकोज तो सोल्यूबल है। तो प्लांट ने क्या किया, उसको स्टोर किया किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, बिकॉज स्टार्च इज इनसॉल्युबल। स्टार्च इनसॉल्युबल है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, वो स्टोर्ड रहेगा। अगर आपने सेल में स्टार्च को बना के रखा हुआ है तो पानी आएगा तो भी स्टार्च मिक्स नहीं होगा, ठीक है। सो इट वुड रिमेन एट ए पर्टिकुलर प्लेस स्टोर्ड इन दिस सेल। अगर ग्लूकोज के फॉर्म में करते तो वो क्या हो जाता, वो मिक्स होके पानी के साथ रिलीज हो जाता, ठीक है। सिंपल एंड इजी। तो यहां पे आपको ये भी पता चल गया कि यार प्लांट्स खाना स्टोर करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो यहां पे मैं एक और चीज बता देता हूं कि यार ये हो गया प्लांट के केस में। अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमंस की, ओके, तो एनिमल्स के केस में जो एक्स्ट्रा फूड होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आप बोलते हैं चर्बी बढ़ गई, ये मोटा हो गया है। सो मोटा क्यों हो गया है, क्योंकि उसके पास एक्सेसिव फूड है, उसके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड है, उसने बहुत ज्यादा खाना खाया है, और खाना खा के क्या हो गया, वो जो उसका जो ग्लूकोज था, ओके, दैट इज स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा डाइट कंज्यूम करते हो, काफी ज्यादा खाना खा करोगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर चर्बी का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर फैट का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दैट फैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो फैट है आपकी बॉडी के, अगर आप खाना ही कम खाओगे तो आपका स्टोरेज कम होगा, और स्टोरेज जब कम होगा तो आप पतले हो जाओगे। आपने देखा होगा काफी सारे लोग डाइटिंग करते हैं, जो मोटे लोग हो जाते हैं, जिनके पास ज्यादा चर्बी होती है, व्हाट दे डू इज दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग में क्या किया जाता है, डाइटिंग में खाने को कंट्रोल किया जाता है या खाना कम कंज्यूम किया जाता है। तो व्हेन यू आर डाइटिंग यू आर टेकिंग लो अमाउंट ऑफ फूड, तो लो अमाउंट ऑफ फूड आपकी बॉडी ने लिया, ओके आप नॉर्मली 5 चपाटीज खाते थे, अभी आप 2 चपाटीज खा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, आपकी बॉडी उस ग्लाइकोजन को यूज करके एनर्जी बनाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, आपने क्या किया, खाना कम कर दिया। तो जितना भी एनर्जी को स्टोर किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। सो जो बंदा डाइटिंग करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, वो धीरे धीरे अपना वेट लूज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे अपन ये याद रखेंगे कि प्लांट्स खाना स्टोर करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके, और एनिमल्स खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अभी आप मेरे को बोलोगे सर एनिमल्स खाना स्टोर करते हैं तो यार वो मोटे हो जाते हैं, तो प्लांट्स के केस में क्या है, तो प्लांट्स के केस में जो खाना स्टोर होता है, ओके, दैट इज स्टोर्ड इन, कहां पे स्टोर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो है, तो पोटैटो इज अ स्टोर्ड फूड। फिर आपने देखा होगा रेडिश है, तो रेडिश भी क्या है, स्टोर्ड फूड है। आपने देखा है ऑनियन, ओके, ऑनियन जो है, ऑनियन इज ऑल्सो स्टोर्ड फूड। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कैरेट की, तो कैरेट इज ऑल्सो स्टोर्ड फूड। तो ये जो पोर्शन है, कैरेट है, ऑनियन है, रेडिश है, पोटैटो है, ये क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करके उनकी साइज बढ़ जाती है, दे अपीयर बल्जी, दे अपीयर राउंड, दे अपीयर मोर ग्लोब्यूलर, दैट इज बिकॉज दे आर स्टोरिंग फूड। ओके, सो पोटैटो प्लांट का कौन सा पोर्शन है जो खाना स्टोर कर रहा है, तो आपको याद रखना, पोटैटो प्लांट का स्टेम है जो खाना स्टोर कर रहा है, रेडिश प्लांट की रूट है जो खाना स्टोर कर रही है, और ऑनियन प्लांट के लीफ है जो खाना स्टोर कर रहे हैं, और कैरेट भी क्या है, कैरेट भी प्लांट का रूट है जो खाना स्टोर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने बॉडी में चर्बी जमा होती है, उसी तरीके से प्लांट्स की बॉडी में भी स्टार्च जमा होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होगा उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कहां कहां स्टोर हो रहा है, तो इट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टेम, रूट, लीफ और रूट। एग्जांपल मैंने दिए, पोटैटो है, रेडिश है, ऑनियन है, कैरेट है। ठीक है, सो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, ओके, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस ग्लूकोज, जो प्लांट ने बनाया था उस ग्लूकोज के ऊपर अपन डिपेंडेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ ये जो वाटर है यहां पे मैंने लिखा है, दैट इज अ मेटाबॉलिक वाटर, दिस वाटर इज नोन एज, सी आप वीडियो को पॉज करके जो भी डिटेल्स मैंने बोर्ड पे लिखे उसको आप कॉपी कर सकते हो। ओके, सो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज अ मेटाबॉलिक वाटर, दिस इज अ मेटाबॉलिक वाटर, और ये जो चीज है CO2, ओके, दिस इज द वेस्ट फॉर प्लांट, दिस इज वेस्ट फॉर प्लांट्स, ओके, बट इट इज गुड फॉर अस, ये अपन यूज करने वाले, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट विच प्लांट इज नॉट यूजिंग, प्लांट इस ग्लूकोज को यूज करने वाला है और वो O2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो वो O2 को रिलीज कर रहा है या फिर वो CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू प्लांट O2 यूज करेगा, O2 कंज्यूम करेगा, या फिर वाटर को कंज्यूम करेगा। ह्यूमंस की आप बात करो, एनिमल्स की बात करो, तो यार आपको पता है कि माउथ है, माउथ के थ्रू आप फूड को इंटेक करते हो, बट प्लांट के केस में तो माउथ नहीं है। तो प्लांट के केस में क्या है, तो प्लांट के केस में एक स्ट्रक्चर लोकेटेड है जिसे कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। ओके, कहां लोकेटेड है, तो स्टोमाटा इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, अगर आप लीफ के लोअर सरफेस पे देखोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, देयर आर स्मॉल पोर्स लाइक ओपनिंग, छोटे छोटे से पोर्स है। ओके, सो दो स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग्स आर टर्म्ड एज स्टोमाटा। कहां पे लोकेटेड, दे आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो स्टोमाटा जो है, व्हाट डज इट लुक लाइक, कि स्टोमाटा दिखता किस तरीके से,
तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर में बनाओ तो लेट्स से okay, so this is a stomata. Stomata is not a what do you call organ or some system. It is just a opening. एक ओपनिंग ही है वो खाली, ठीक है. सो दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है जो मैंने रेड दिखाया उसे स्टोमाटा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है. और उसके सराउंडिंग में मैंने जो सेल्स दिखा रखे, ये जो सेल्स है, दिस सेल्स आर टर्म्ड एज गार्ड सेल. These cells are termed as guard cells. ठीक है. These cells are termed as guard cells. और guard cells के बाजू में जो दूसरे cells आपको दिख रहे हैं, those cells are termed as accessory cells. Those cells are termed as accessory cells. ठीक है. और गार्ड सेल के पास, गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके पास भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. So they also consist of, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. ठीक है. ये जो ओपनिंग है दैट इज स्टोमाटा. दैट इज स्टोमाटा. ठीक है. तो अभी आपको पता चल गया कि यार लीफ के पास छोटे छोटे से पोर्स अवेलेबल है. देयर आर स्मॉल पोर्स. दिस आर द पोर्स, ओके, व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लस दे ऑल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपिरेशन. ठीक है. समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं. स्टोमाटा क्या है? यूजुअली लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. दे आर स्मॉल पोर्स लाइक ओपनिंग. किस काम में आ रहे? सो दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और दूसरा क्या काम कर रहा है? इट ऑल्सो वर्क्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन भी देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी देख लेते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? तो ये जो ओपनिंग है लीफ की सरफेस के ऊपर लोकेटेड है, लोअर सरफेस पे लोकेटेड है, वहां से जब फोटोसिंथेसिस करना होगा तो ये ओपनिंग से CO2 को कंज्यूम किया जाएगा. ठीक है. और जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो जो O2 है उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा. सो दिस ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. इस ओपनिंग से क्या हो रहा है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मतलब CO2 को कंज्यूम किया जा रहा है, O2 को रिलीज किया जा रहा है. दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. सो दैट इज टर्म्ड एज, दिस इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन. क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कहा जाएगा इस प्रोसेस को. दिस इज डिफ्यूजन. ठीक है. दूसरी बात ये हो रही है कि यहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ water. I'll put it as water vapor. It is released in the form of vapor. ठीक है. सो स्टोमाटा दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है. एक तो कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज डिफ्यूजन. अनदर इज लॉस ऑफ वाटर, दैट इज ट्रांसपिरेशन. दैट इज ट्रांसपिरेशन. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार स्टोमाटा हमेशा ओपन रहता है? नो. The stomata can be opened or closed with the help of the guard cell. Guard cell control करते हैं स्टोमाटे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं नॉर्मल केस में, अगर आप देखो when the plant is not performing exchange of gases, ओके, या फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो जो गार्ड सेल है वो काफी पास में आ जाते हैं. दे कम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. आप देख सकते हो यहां पे क्या हुआ, काफी लंबे थे गार्ड सेल, यहां पे वो नैरो डाउन हो गए जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हुई है. ओके. बाकी की चीजें सेम आ जाएगी, एसेसरी सेल्स आ जाएंगे. ठीक है. सो दिस आर टू केसेस. यहां पे स्टोमाटा, यहां पे जो ओपनिंग है वो आपको दिख रही है बिकॉज दोनों सेल्स क्या हो चुके हैं, गार्ड सेल्स एक दूसरे के पास आके दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड. तो यहां पे एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है, यहां पे स्पेस नहीं है.
तो ये वाले केस में मैं क्या बोलूंगा, द स्टोमाटा इज क्लोज, स्टोमाटा इज क्लोज, स्टोमाटा बंद है, ठीक है। क्यों बंद है? बिकॉज गार्ड सेल्स आर क्लोज टू ईच अदर, गार्ड सेल्स आर क्लोज टू ईच अदर, इसलिए क्या है, स्टोमाटा बंद है, स्टोमाटा विजिबल नहीं है। बट यार केस में आप देख सकते हो स्टोमाटा इज ओपन। व्हाई इज इट ओपन? बिकॉज गार्ड सेल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो नाउ आप यहां पे ये भी देख सकते हो गार्ड सेल्स थोड़े मोटे भी हो चुके हैं कंपैरेटिवली, यहां पे गार्ड सेल्स आर मच मोर थिकर। नाउ दिस इज बिकॉज द गार्ड सेल हैज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, एंड आप ये भी बोल सकते हो द गार्ड सेल्स आर टर्जिड। इन केस ऑफ ओके, सो नाउ हाउ डू यू ओपन द स्टोमाटा? प्लांट स्टोमाटा को ओपन कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है, प्लांट गार्ड सेल्स absorb water and swell, फूल जाते हैं। और यहां पे जो टर्म यूज करेंगे अपन स्वेलिंग के लिए, दैट इज दे बिकम turgid, they become turgid। guard cells absorb water and swell, okay, so when they swell, inner walls are thick and outer walls of guard cells are thin and elastic। and that is because यहाँ पे वो स्पेस क्रिएट होती है, वो पोर क्रिएट होता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। सो द इनर वॉल्स आर थिक, तो अंदर वाली वॉल्स तो थिक है, बाहर वाली वॉल्स थिन है, तो वो मूव करती है, और मूव करने की वजह से एक स्पेस क्रिएट होती है जिसे कहा जाता है स्टोमाटा, ठीक है। तो अगर गार्ड सेल को, सॉरी, स्टोमाटा को बंद करना तो फिर क्या करेंगे? तो आपको जो स्वेलिंग हुई थी गार्ड सेल्स की उसको क्या करनी पड़ेगी? स्वेलिंग को कम करनी पड़ेगी। तो टू क्लोज स्टोमाटा, गार्ड सेल लूज वाटर, ओके। सो व्हेन दे लूज वाटर, क्या होगा? सेल्स थिन हो जाएंगे और एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और स्टोमाटा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि गार्ड सेल जब स्वेल होते हैं तो स्टोमाटा ओपन होता है, और गार्ड सेल जब वाटर को लूज करते हैं तो स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गार्ड सेल्स। हु कंट्रोल्स? तो गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ मैंने ये बात बताई कि फोटोसिंथेसिस में CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में काम किया जाता है। सनलाइट मतलब दिन के टाइम पे काम होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल द प्लांट्स। इन डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करते हैं, ओके, डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स आर टर्म्ड एज ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। क्या कहा जाता है उन्हें? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स आर टर्म्ड एज ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। ज़ेरोफाइटिक मतलब जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं या फिर से हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो यार प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो प्लांट्स वाले केस में, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स वाले केस में आपको याद रखना है कि दे एब्जॉर्ब CO2 एट नाइट, ठीक है। बिकॉज अगर दिन में CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमाटा ओपन करेंगे तो देयर वुड बी लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ज़ेरोफाइटिक कंडीशन, डेजर्ट में ऐसे टेम्परेचर काफी हाई होता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो अगर वहां पे स्टोमाटा ओपन किया तो काफी ज्यादा पानी का लॉस हो सकता है, इवोपरेशन हो सकता है। सो इट एब्जॉर्ब CO2 एट नाइट बिकॉज
at daytime, loss of water can occur due to high temperature. Because at daytime loss of water can occur due to high temperatures. ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो दिन में स्टोमाटा ओपन नहीं करेंगे. So because at daytime loss of water occurs due to high temperatures, so stomata is kept closed. ठीक है, तो यार रात में CO2 लेंगे तो फोटोसिंथेसिस कब करेंगे? तो जो रात को CO2 ने एब्जॉर्ब किया है उस CO2 को स्टोर किया जाएगा. CO2 absorbed at night is stored in plants and used next day for फोटोसिंथेसिस. इस तरीके से भी काम करता है. ये सबसे हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हो गए जो रात को CO2 यूज करें. नॉर्मल प्लांट्स क्या करेंगे? दिन में CO2 यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है नॉर्मल जगहों पे कंपेयर टू डेजर्ट. पर डेजर्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, प्लस पानी की भी कमी होती है. तो अगर उस केस में आपने दिन में स्टोमाटा ओपन कर दिया CO2 कंज्यूम करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो CO2 के साथ साथ आपके प्लांट में से पानी का लॉस हो जाएगा और ऐसी पानी की कमी है. So to avoid that condition, the plant is not going to open its stomata at daytime. It is going to open the stomata at night. CO2 को अंदर लेगा, CO2 को स्टोर कर लेगा और दूसरे दिन जब सन आएगा, ओके, अब CO2 तो अवेलेबल है, अब सन भी आ गया, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा. क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो इन प्लांट्स को कैम प्लांट्स कहा जाता है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म दिस प्लांट एज कैम प्लांट्स कहा जाएगा, या फिर आप उन्हें जेरोफिटिक प्लांट्स भी कह सकते हो. तो डेजर्ट प्लांट जैसे कि आप कैक्टस की बात कर सकते हो, आप एलोवेरा की बात कर सकते हो. तो ये सब प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्लांट रात को CO2 लेते हैं. एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, ये प्लांट रात को CO2 ले रहा है, एब्सॉर्ब CO2 एट नाइट. तो मैं यहां पे एक और पॉइंट डालता हूं, एंड रिलीज ऑक्सीजन एट नाइट. क्योंकि स्टोमाटा तो नाइट को ही ओपन हो रहा है ना, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दिन में जो उसने O2 बनाया था, ऑक्सीजन बनाया था, तो दिन में तो रिलीज नहीं कर पाएगा. तो रात में जब वो स्टोमाटा ओपन करेगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देगा. ठीक है, तो अ कैम प्लांट और अ जेरोफिटिक प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन एट नाइट. ओके, नॉर्मली अगर आप कोई नॉर्मल प्लांट की बात करें तो नीम का झाड़ ले लो, या फिर आपको दूसरे प्लांट की बात करो, तो वो लोग क्या करते हैं? वो रात के टाइम पे क्या रिलीज करेंगे? वो रात के टाइम पे CO2 रिलीज करेंगे. ओके, क्योंकि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है ना, तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 ने लिया था उसको दे वुड रिलीज. बट जेरोफिटिक प्लांट क्या करेगा? रात को CO2 एब्जॉर्ब करेगा और O2 को रिलीज करेगा. तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताता हूं कि अगर आप इसको अपने घर में रखते हो, अगर आप इनको अपने बेडरूम में रखते हो, तो ये बेडरूम में रात के टाइम पे आप जो CO2 रिलीज कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. सो कीपिंग कैम प्लांट्स और द जेरोफिटिक प्लांट्स इन द बेडरूम इज अ गुड थिंग, because it would increase the amount of oxygen in the room and decreases the amount of CO2 from the room. ठीक है, तो ये एक बात कर लिया अपन ने. कैम प्लांट्स, हायर प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स जो रात को CO2 एब्जॉर्ब करते हैं. नॉर्मली प्लांट्स तो दिन में करते हैं, ये रात को करेगा. ठीक है, नाउ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेयर इज फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस? तो फोटोसिंथेसिस ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनल जिसको आपने नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल. क्या है? क्लोरोफिल है किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के पास. दिस इज लाइट सेंसिटिव पिगमेंट. क्या है? लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है. ठीक है, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ओके, आपको याद रखना है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अगर आपने 9th में ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता होगा डबल मेम्ब्रेन है इसके पास. ठीक है, और अंदर इस तरीके से
पैटर्न होती है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये जो पैटर्न होती है एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ओके, देयर आर मेनी ऑफ देम। ठीक है, सो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल यहां पे प्रेजेंट है, जो मैंने दिखाया ना अंदर ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको लेबल भी कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। ओके, ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया इसे कहा जाता है थाइलाकोइड्स। क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज थाइलाकोइड्स। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज टर्म्ड एज, जो दो थाइलाकोइड्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा लेमेला। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमेला। और बाकी की जो स्पेस है जहां पे मैंने ब्लू ब्लू डॉट्स दिखा रखे, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रोमा। और बाकी क्या है, बाकी है मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है आपको पता होनी चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा प्रेजेंट है, थाइलाकोइड प्रेजेंट है, थाइलाकोइड के अंदर, और स्ट्रोमा लेमेला के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो आपको अभी पोजीशन पता चल गई, क्लोरोफिल कहां लोकेटेड है, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। क्लोरोप्लास्ट में कहां लोकेटेड है, तो आप बोलोगे थाइलाकोइड्स एंड स्ट्रोमा लेमेला में लोकेटेड है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक कहां पे, तो वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, नाउ फोटोसिंथेसिस में दो इवेंट्स होते हैं। कौन से इवेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अच्छे से सुनना इस बात को। There are two major events of photosynthesis. One event is known as light reaction and another event is known as dark reaction. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बात है। We're not going in details, ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस के दो मेन पार्ट्स हैं। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, ये तो क्लियर है, आप CO2 यूज करते हो, O2 रिलीज करते हो, ये भी क्लियर है। बट दो मेन इवेंट्स जो होते हैं, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में सन को यूज किया जाता है, सन की सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किस में, सोलर एनर्जी इज यूज्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, सभी के पास सोलर एनर्जी होती है, और इस सोलर एनर्जी में क्या होते हैं, उस सोलर एनर्जी में होते हैं फोटोन। क्या होता है, फोटोन। तो फोटोन्स की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। मैंने बताया ATP। ठीक है, सो एज दिस इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट, सन की मदद से हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया है, दिस इज टर्म्ड एज लाइट रिएक्शन। बट जब मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूं, तो डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है, डार्क रिएक्शन में खाना बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है, तो देयर इज CO2 फिक्सेशन। ठीक है, CO2 को फिक्स किया जाता है, मतलब CO2 को फिक्स करके क्या बनाया जाता है, CO2 को फिक्स करके बनाया जाता है ग्लूकोज, खाना बनाया जाता है। CO2 को फिक्स करके खाना बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, तो उसमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आई, तो वो एनर्जी ये लाइट रिएक्शन में आपने जो फोटोन्स को, सोलर एनर्जी को यूज करके जो ATP बनाए थे, वो ATP को यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ CO2 फिक्सेशन। खाना बनाने वाले प्रोसेस में उस ATP को यूज किया जाता है।
आपको पता है कि यार घर आप खाना खाते हो तो खाना खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मम्मी खाना बना रही है घर किचन में, ओके, तो मम्मी को खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. मॉम रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड. इफ मम्मी की तबीयत खराब है, इफ शी इज इल, शी इज नॉट एबल टू मेक फूड, तो उस टाइम पे क्या होगा, खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है. सो उसी तरीके से प्लांट में जो खाना बन रहा है, डार्क रिएक्शन जो हो रहा है, CO2 फिक्सेशन जिसे कहा जाता है, तो उस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आती है, वो एनर्जी आती है लाइट रिएक्शन से, ठीक है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है, डार्क रिएक्शन रात को, नहीं, ठीक है, ये मत लेना. डार्क रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द नाइट. डार्क रिएक्शन इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, इसलिए क्या लिखा है, डार्क रिएक्शन लिखा है, ठीक है. लाइट रिएक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, लाइट पे. क्लियर है. तो यहां पे दो प्रोसेस मैंने बता दी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. अब ये दोनों प्रोसेस कहां हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो अभी अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं कि यार क्लोरोप्लास्ट में कहां हो रहा है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता है थैलेकोइड्स में एंड स्ट्रोमा लेमेला में. So light reaction of photosynthesis takes place in the thylakoids and stroma lamella. ठीक है, दो जगह पे होता है. तो डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी स्ट्रोमा. डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी स्ट्रोमा. ठीक है, ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन. सो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता दिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया क्लोरोप्लास्ट का. ठीक है, अब आगे चलते हैं. जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसको दो इवेंट्स में, इसको तीन इवेंट्स में आप वो कर सकते हो. फर्स्ट इवेंट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्प्शन, ठीक है. सेकेंड इवेंट इज कन्वर्जन एंड थर्ड इवेंट इज रिडक्शन. एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्जन होता है और रिडक्शन होता है. किस में, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में. दिस आर द इवेंट्स. सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन किसका किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें प्लांट एब्जॉर्ब करता है. तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है किसको, इट इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट, ठीक है. और फिर कन्वर्जन करता है, किसका कन्वर्जन करता है, तो सनलाइट का कन्वर्जन करता है किस में, सनलाइट का कन्वर्जन करता है किस में, केमिकल एनर्जी में. ठीक है. और एक और प्रोसेस होता है यहां पे, दैट इज टर्म्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिसे कहा जाता है फोटोलाइसिस. ठीक है. तो सनलाइट कन्वर्जन होता है, सनलाइट टू केमिकल एनर्जी, और क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है. और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में CO2 इज यूज्ड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आप शुगर भी बोल सकते हो. ओके. और स्पेसिफिक अगर आपको नाम लिखना है तो आप बोल सकते हो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बता दिया. ठीक है. अभी अगर आप लीफ की बात करते हो तो लीफ में फोटोसिंथेसिस कहां होगा. ओके, लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहां होगा. तो अगर लीफ का मैं सेक्शन लेता हूं तो लीफ के अपर वाला सेक्शन जो होगा दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है. वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. और फिर बाकी की स्पेस होती है. और फिर नीचे का एपिडर्मिस आता है, देयर इज लोअर एपिडर्मिस, देयर इज लोअर एपिडर्मिस. और लोअर एपिडर्मिस में क्या होती है, स्पोर्स होते हैं, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था,
जिसको अपन ने स्टोमाटा नाम दिया था, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, है ना। अगर लीफ का आप सेक्शन लेते हो, सेक्शन ऑफ लीफ की अगर आप बात करो, सेक्शन इज व्हेन यू कट अ लीफ। सो लीफ में आपको ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, तो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और एपिडर्मिस के साथ साथ आपको यहां पे एपिडर्मिस के नीचे वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और फिर क्या आ जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी एयर स्पेस, ओके। और फिर लोअर एपिडर्मिस, और यहां पे कौन आएंगे, यहां पे आ जाएंगे गार्ड सेल्स, ठीक है। और एक और चीज यहां पे देखने को मिलेगी, एक वैक्सी लेयर होता है। प्लांट की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, सो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी इवोपरेट ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ वैक्सी लेयर विच इज टर्म्ड एज क्यूटिकल, दैट इज टर्म्ड एज क्यूटिकल, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन ऑफ लीफ। ऊपर और नीचे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। बीच में यहां पे एपिडर्मिस के नीचे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, फिर एयर स्पेस है। और फिर लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको गार्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट होती है ना। आपने पढ़ रखा है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, ओके। आपको अलग अलग कलर पैटर्न मिलते हैं। तो जो सनलाइट है दैट इज ऑल्सो व्हाइट लाइट एंड स्प्लिट्स इन टू डिफरेंट कलर्स, विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से व्हाट यू कॉल कौन सी लाइट में होता है, सो आपको याद रखना है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अगर मैं सनलाइट को स्प्लिट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा रेड एंड ब्लू कलर भी मिलेगा। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो देखने को मिलता है दैट इज रेड और ब्लू में आपको देखने को मिलेगा। किसमें, रेड और ब्लू में आपको देखने को मिलेगा। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस या फिर नो फोटोसिंथेसिस अगर आप बोलो, सो दैट टेक्स प्लेस इन दी ग्रीन कलर, ठीक है। सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ग्रीन कलर, सॉरी रेड एंड ब्लू में होता है। और मिनिमम कहां पे होता है, ग्रीन में होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। तो इसकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए खाली। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में मैंने सनलाइट बोल दिया इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम देयर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ सम मिनरल एलिमेंट्स, ओके, सम अदर मटेरियल जो प्लांट वाटर के साथ सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। जो प्लांट वाटर के साथ क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, और उस पार्ट को कहा जाता है, एंड दोज मिनरल्स आर टर्म्ड एज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, या फिर मैग्नीशियम है। So I'll put it as in photosynthesis, various mineral elements are used. In photosynthesis, various mineral elements are used which are taken up from soil, along with water, ठीक है। तो पानी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, सॉइल के थ्रू। तो पानी के साथ साथ वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो मिनरल एलिमेंट्स को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो सम ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स जो मैं मेंशन करता हूं दैट इज नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और एक और अगर मैं लिखूं तो फॉस्फोरस. So these are some of the important mineral elements that are taken up by the plant from the soil and with the help of along with water. ठीक है, ठीक है. तो यार अब आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. आपको CO2 चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए और आपको मिनरल एलिमेंट्स चाहिए. कौन कौन से? नाइट्रोजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है एंड फॉस्फोरस है. ठीक है, ठीक है. नाउ अगर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स देखे आपके टेक्स्ट बुक में जो बेस्ड है, तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि स्टार्च या फिर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता, या फिर क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, तो उस प्रैक्टिकल में व्हाट इज डन इज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेराइगेटेड लीफ. किसकी रिक्वायरमेंट है? वेराइगेटेड लीफ. वेराइगेटेड लीफ मतलब अलग अलग कलर वाला लीफ, अलग अलग कलर वाला लीफ. जैसे कि मैंने यहां पे बता दिया है ग्रीन, तो ये जो लीफ है इसमें ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के साथ साथ अलग अलग कलर अवेलेबल है. वेराइगेटेड, वी हैव अ वेराइगेटेड लीफ. सो अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, इसके पास अलग अलग कलर की लीफ है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं प्लांट का, आप कोई भी कलरफुल प्लांट ले लो. जैसे कि मैं लेता हूं क्रोटोन. क्या लेते हैं? क्रोटोन को लेते हैं. ओके, सो क्रोटोन जो है उसके पास कलरफुल लीव्स होते हैं. सो नाउ व्हाट इज डन इन दिस एक्सपेरिमेंट इज, यहां पे स्टार्च की प्रेजेंस को देखा जाएगा. ओके, क्योंकि अभी प्रीवियसली अपन ने देखा कि यार प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो खाना बनेगा उसको स्टोर कर लेगा. किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. तो यार जो ग्रीन एरिया है प्लांट का, वहां पे क्लोरोफिल होगा. तो क्लोरोफिल है मतलब वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा. तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो वहां पे स्टार्च भी अवेलेबल होगा. ये प्रूव करना है अपन को. क्या होगा? स्टार्च भी अवेलेबल होगा. ठीक है, तो स्टार्च की अवेलेबिलिटी अगर देखनी है, इफ यू हैव टू प्रूव इट कि स्टार्च इस ग्रीन वाले पोर्शन में अवेलेबल है, तो क्या किया जाए? तो व्हाट इज डन इज, आप प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने देते हो. ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने देने के बाद आप प्लांट को क्या करते हो? यू प्लग दैट प्लांट एंड यू प्लग दैट लीफ एंड यू पुट इट इनटू एल्कोहल. ओके, या फिर आप पहले बॉइलिंग वाटर में डाल दो या फिर एल्कोहल में डाल दो. तो एल्कोहल क्या करेगा? जो क्लोरोफिल है उसकी फंक्शनिंग को खत्म कर देगा, क्लोरोफिल की फंक्शनिंग बंद कर देगा, क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देगा. तो क्लोरोफिल वहां से चला गया, क्या बचा? सिर्फ स्टार्च बचा है. ठीक है, अब आप क्या करते हो? इस लीफ को आप ट्रीट करते हो आयोडीन सोल्यूशन से. किससे ट्रीट करते हो? द लीफ इज ट्रीटेड विद आयोडीन सोल्यूशन. तो जब आप उसे आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करते हो तो होता क्या है? आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ, और जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ, और जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो लीफ का जो पोर्शन है जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है वो चेंज हो जाता है इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर. ब्लूइश ब्लैक कलर is obtained where starch is present. Bluish black color is obtained where starch is present. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू क्या प्रूव हो जाता है? कि इसके थ्रू ये प्रूव हो जाता है कि जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, स्टार्च को स्टोर किया जाएगा. तो जब आप उस लीफ को ट्रीट करते हो आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो आयोडीन रिएक्ट करता है किसके साथ? स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? वो उस पर्टिकुलर जगह का कलर चेंज कर देता है. सो देयर इज अकरेंस ऑफ ब्लूइश ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड. समझ में आ गया? देयर इज अकरेंस ऑफ ब्लूइश ब्लैक कलर. ओके, जहां जहां पे क्लोरोफिल था, मतलब
बाकी का जो लीफ है जहां पे अलग अलग कलर्स है, बिकॉज दिस इज कलरफुल लीफ, तो जहां पे ग्रीन कलर है वहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लूइश ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, वहीं पे रिएक्शन होगा, बाकी का पूरे लीफ में रिएक्शन नहीं होगा। सो यहां पे प्रूव हो जाता है कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज फाउंड इन द एरिया वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, सो क्या लिखे यहां पे, क्लोरोफिल is important for photosynthesis। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आपको याद रखना है। ठीक है, सो यार जो एक्सपेरिमेंट था जहां पे आपने आयोडीन सोल्यूशन यूज किया, उसमें ये प्रूव हो जाता है कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया गया जहां पे ये प्रूव किया जा रहा है कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। किस तरीके से CO2 इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट में आपने एक केमिकल यूज किया है, दैट इज KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से। अगर मैं यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दूंगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इस रूम के अंदर का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको तो पता है कि प्लांट के लिए CO2 कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए CO2 कितना इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही है। तो देख लेते हैं, यहां पे जो चीज ली है, एक बेल जार ले रखा है उसने। ओके, मैं छोटा बनाता हूं दूसरा, वी डोंट हैव दैट मच स्पेस ऑन द बोर्ड। ठीक है ना, यहां पे 2 जार लिए उसने, और एक जार में उसने पॉटेड प्लांट ले लिया, यहां पे एक प्लांट है और यहां पे भी एक प्लांट है। उसने ये जो जार है इसको सील कर दिया है, वैसलीन भी यूज किया है सील करने के लिए, सो दैट बाहर से CO2 अंदर ना जाए या ऑक्सीजन अंदर ना जाए। यहां पे भी उसने क्या कर दिया, सील कर दिया है वैसलीन की मदद से। और एक में जैसे कि फर्स्ट वाला A और B, A में उसने क्या यूज किया है, एक कंटेनर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले लिया, एक कंटेनर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है नॉर्मली प्लांट को क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए। तो ये जो KOH यहां पे प्रेजेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यहां पे प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को जार में से, और आपके प्लांट के पास CO2 नहीं बचेगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम्स द प्लांट इज गोइंग टू डाई बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड केस में क्या होगा, बी वाले में, यहां पे तो KOH नहीं है, KOH नहीं मतलब CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ KOH CO2 is absorbed by KOH। ठीक है, KOH क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो लेवल ऑफ CO2 डिक्रीजेस एंड plant is not able to perform photosynthesis। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट डाई, प्लांट की डेथ हो जाएगी, प्लांट वोंट बी एबल टू सर्वाइव। बट अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे KOH नहीं है, तो यहां पे लिखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एब्सेंट, तो CO2 इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। अगर CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो CO2 लेवल हाई
और CO2 लेवल हाई होगा तो प्लांट कैन परफॉर्म photosynthesis and plant survives. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या प्रूव हो जाता है कि अगर CO2 का प्रोपोर्शन जार में कम हो जाता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, और CO2 का प्रोपोर्शन अगर जार में है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है इंपॉर्टेंस ऑफ CO2। तो यहां पे मैं लिखूंगा CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दो एक्सपेरिमेंट भी अपन ने देख लिया, डन, क्लियर है। सो आप जो भी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ओके, जो भी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आप उसकी नोट्स बना लो। ठीक है, सो I'll keep this much for the day. Okay, in the next lecture we will talk about the heterotrophic nutrition, या फिर we will talk about how does the process of uptake of nutrition takes place in the animals. Clear है? तो आज जितनी भी बातें मैंने बोली, make sure you put down them in your notebooks. Okay, और नोटबुक्स में लिखने के बाद आप मुझे उसका फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। If you have any doubts, you can drop me a message. ठीक है, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेकिंग प्लेस इन दी प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की बात करिए, दूसरे अलग अलग फैक्टर्स की बात करिए जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो बाय बाय।